नमस्कार, मैं डॉक्टर रणजीत कुमार, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, होतीलाल रामनाथ महाविद्यालय अमनौर, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा की यह एक अंगीभूत इकाई है। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं अपने व्याख्यानमाला की चौथी कड़ी में महान कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु एवं उनकी बहुचर्चित कहानी संबदिया को लेकर प्रस्तुत हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, बिहार के अवरोही हिंगना में 1921 ईस्वी में जन्मे कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु स्वतंत्रोत्तर भारत के प्रमुख कथाकार हैं। मुंशी प्रेमचंद के बाद हिंदी कथा साहित्य जिनके उंगलियों को पकड़कर मौजूदा विकास के उत्तुंग शिखर पर विराजमान हुई, उनमें फणीश्वरनाथ रेणु का नाम आदर के साथ लिया जाता है। यहाँ अतिशयोक्ति न हो तो मैं कहना चाहूँगा कि प्रेमचंदोत्तर युग को रेणु युग के रूप में आलोचकों एवं पाठकों के द्वारा नए स्तर से स्थापित की जानी चाहिए। दूसरे स्तर पर जो इनकी कथा साहित्य है, वो कथा साहित्य जिसे आंचलिक कथा के रूप में संकीर्ण दायरे में देखी जा रही है, उस पर भी यहाँ पे मैं आक्षेप करना चाहूँगा कि फणीश्वरनाथ रेणु केवल आंचलिक कथाकार या उनकी कथा केवल आंचलिक कथा नहीं है, वह संपूर्ण भारत की, खासकर वो 70% भारत की जो गांव में निवास करती है, जो मजदूरों और किसानों का भारत है, जो सच्चा भारत है और असली भारत है, उस भारत की कथा अपने कहानियों के माध्यम से फणीश्वरनाथ रेणु कहते हैं। इस तरह से फणीश्वरनाथ रेणु केवल आंचलिक कथाकार नहीं हैं या उनकी कथा केवल आंचलिक कथा नहीं है, बल्कि वो संपूर्ण भारत माँ के मैला आंचल की कथा है। कथाकार के तौर पे इन्होंने सैकड़ों कहानियाँ लिखी। बट बाबा, अग्निखोर, तीसरी कसम, लाल पान की बेगम, पंचलाइट, श्री पश्चिमी का सगुन, ठेस और अंत में संबदिया, जिसकी आगे मैं चर्चा करूँगा। सभी बहुचर्चित कहानी है। तीसरी कसम पर राज कपूर और वहीदा रहमान अभिनीत फिल्म भी बनी। शैलेंद्र ने इसका निर्माण किया था और यह मुकेश के आवाज़ों में यह फिल्म पाठकों और दर्शकों को काफ़ी अच्छा लगा था। सजनमा बैरी हो गई हमार, चिठिया हो तो हर कोई बाँचे, भाग न बाँचे कोई। उपन्यासों में मैला आंचल अपने प्रकाशन वर्ष के साथ ही हिंदी में कई प्रकार के जो मिथक थे, उन मिथकों को ध्वस्त कर दिया। किसी नए लेखक को इतने बड़े तादाद में पाठक आज तक नहीं मिला और शायद आगे आने वाला समय में मिल भी न पाए। तो इसके कारण में रहा मैला आंचल की वो नए शिल्प जो केवल रेणु जैसे कथाकार ही गढ़ सकते थे। मेरीगंज में बालदेव और प्रशांत कमली के ताने बाने में, लक्ष्मी के ताने बाने में यह औपन्यासिक कृति जो है महाकाव्यात्मक स्वरूप लिए हुए है। फणीश्वरनाथ रेणु, इसके आगे दीर्घतपा, परती परिकथा, पलटू बाबू रोड, कितने चौराहे जैसे औपन्यासिक कृतियों को भी हिंदी साहित्य में सिर्जित करते हैं। एक रिपोर्टाज के रूप में भी ये काफ़ी हद तक सफल रहे। ऋणजल धनजल, नेपाली क्रांति कथा, श्रुत अश्रुत पूर्वे जैसे रिपोर्टाज विधा के रूप में इन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया और बहुत सारे ऐसे आलोचक हैं जो ऐसा मानते हैं कि रिपोर्टाज विधा के फणीश्वरनाथ रेणु जनक हैं। एक कथाकार के अतिरिक्त इनका खुद का जीवन एक क्रांतिकारी योद्धा के रूप में और एक प्रेमी के रूप में भी माना जाता है। एक क्रांतिकारी योद्धा के रूप में जहां ये भारत के इकलौते ऐसे कथाकार हैं जो 2 देशों की आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जहां इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से लेकर 1977 के जेपी आंदोलन अर्थात संपूर्ण क्रांति तक के इन्होंने
इन्होंने यात्रा की और महिलांचल के नाम पर जो इन्हें पद्मश्री मिला वो भी इसी दौरान ये लौटाते हैं। तो संपूर्ण क्रांति में भी इनकी बड़ी भूमिका थी ही। साथ ही साथ नेपाल में जो शाही व्यवस्था के विरुद्ध जो लड़ाई लड़ी गई नेपाली क्रांति, उस क्रांति में भी इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इसके अतिरिक्त रेणु कई लेखकों, कई आलोचकों के बीच में प्रिय रहे। अज्ञेय के तो ये बड़े मित्र और सबसे प्रिय मित्र माने जाते हैं, जिन्होंने इन्हें धरती का धन कहा। उसी प्रकार से कमलेश्वर ने इन्हें संजय के रूप में अभिहित किया और उनकी ऐसी मान्यता है कि इनके माथे पर अर्थात शीश पर ऋषि वेद व्यास का वरदहस्त है। तो इस प्रकार से फणीश्वर नाथ रेणु अपने विविध जीवन के साथ कथा और कथा के साथ जीवन को जोड़े रखने वाले ऐसे कथाकार जो केवल और केवल गांव के लोगों के बीच में ही लोकप्रिय नहीं रहे, बल्कि वैश्विक साहित्य में अपना एक अनूठा स्थान बनाते हैं। चूँकि संबदिया कहानी का सार पर हम लोग चर्चा करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं। संबदिया इनकी बहुत चर्चित कहानी है। संवाद की भारत में एक लंबी परंपरा है। हनुमान से लेकर मेघदूत और मेघदूत से लेकर दमयंती का हंस और दमयंती के हंस से लेकर पद्मावती का हीरामन और पद्मावती के हीरामन से लेकर मुगल काल का कबूतर और कबूतरों से अंग्रेज़ों का वो डाकघर और वो डाकघर से टेलीफोन, टेलीफोन से फ़ोन और फ़ोन से मौजूदा समय जिसके माध्यम से हम आप अभी रूबरू हो रहे हैं। तो इस प्रकार से संवाद की एक लंबी परंपरा है। संबदिया वो होता है जो संवाद को विदेशों तक यानी कि दूसरे देशों तक पहुंचाने का काम करता है, या जो संदेश का सबसे बड़ा वाहक होता है, माध्यम होता है। भारत में यह परंपरा दूसरे स्तर की है। यह परंपरा एक जो गांव में नापित विशेष जाति होते हैं उनके साथ यह जुड़ा हुआ है। दुख हो, सुख हो, किसी भी प्रकार का संदेश हो, उसे पहुंचाने के लिए एक जाति विशेष जो नाई जाति से होते हैं उनका एक काम होता है। और इस कहानी में वही संबदिया प्रमुख पात्र के रूप में है। उसका नाम हरगोविंद है और जिनका वो संदेश ले जाता है वो गांव की सबसे बड़ी बहुरिया, बड़ी हवेली की बड़ी बहुरिया हैं जो विधवा हो चुकी हैं। उनके पति की मृत्यु के साथ ही उनकी पूरी जिंदगी उजड़ चुकी है, वीरान हो चुका है। 3 देवर हैं जो अब नगरों में जाके बस चुके हैं। गिद्ध और चील के भांति समय समय पे केवल मांस के लूथड़ ही वो चूसने आते हैं, लूटने आते हैं, अर्थात आम पके तो आम, फसल लगे तो फसल। ऐसे में ऊब कर जिंदगी से, जली कटी जिंदगी से ऊब कर वो तय करती है कि अब अपने मायके में जाके बाकी की ज़िंदगी गुजारेगी। इसीलिए संबदिया को बुलाया जाता है। संबदिया आता है, लेकिन उस वक्त मुदियाइन होती है और मुदियाइन भी तगादे में आती है। उस समय तो बड़ी बहुरिया संबदिया से कुछ नहीं कहती है। मुदियाइन को जाते ही यहाँ संबदिया और मुदियाइन के बीच में काफ़ी हास्यपूर्ण व्यंग भी आपको देखने को मिलेंगे कहानी पढ़ने के उपरांत। लेकिन इस हास्य व्यंग के बाद जो कारुणिक दृश्य बड़ी बहुरिया के द्वारा प्रस्तुत होती है वो हृदय विदारक है। जब वो अपनी पूरी व्यथा संबदिया को सुनाती हैं तो संबदिया का हृदय भी दो टूक हो जाता है। फिर वो संबदिया उनके संदेश को उनके मायके तक पहुंचाने का बीड़ा उठाता है
और वो उनका मायके पहुंचता है, लेकिन उस व्यथा को वो कह नहीं पाता है। संबदिया के संदर्भ में लेखक ने स्वयं जिक्र किया है कि संबदिया होते नहीं, वो जन्म लेते हैं। वो एक बड़ा कलाकार होता है। जिस स्वर में संवाद कही जाती है, जिस लय में कही जाती है, जिस तरीके से कही जाती है, उसी तरीके से कहना, और यह कार्य कोई बड़ा अभिनेता ही कर सकता है, कोई बड़ा कलाकार ही कर सकता है। लेकिन यह क्या, वो अपनी कला के साथ न्याय नहीं कर पा रहा है। शायद उसके अंदर की जो विवेकशीलता है या संवेदनात्मक जो स्वाभिमान है, खास करके अपने गांव के प्रति, वो उसके कंठ को अवरुद्ध किए हुए है। वो कैसे अपने गांव को के संदर्भ में अपमानित होते हुए देख सकता है। वो कैसे कहे कि उसका गांव एक पेट को भी पालने योग्य नहीं है, और यही कारण है कि वो चुप रह जाता है। फिर उसे भोजन परोसे जाते हैं, तरह तरह के पकवान, लेकिन वो नहीं खा पाता है, क्योंकि बड़ी बहुरिया वहाँ बथुआ खाकर इसकी राह देख रही हैं। वो पूरी रात नहीं सो पाता है। यहाँ पे लेखक ने कहा है कि संबदिया तो डट के खाता है और डट के सोता है, लेकिन यहाँ तो विपरीत स्थिति है। और सुबह होते ही वो किसी तरह बहाने करके वहाँ से भागता है। पूरे रास्ते वो केवल और केवल बड़ी बहुरिया के बारे में सोचता है, क्योंकि उसके सामने ही बड़ी बहुरिया के साथ जो अत्याचार हुए हैं उनके देवरों के द्वारा, वो स्वयं उसका गवाक्ष रहा है। उसने देखा है कि देह से जेवर छीन कर बंटवारे की लीला। उसने देखा है द्रौपदी के चीरहरण की लीला। उसने देखा है बनारसी साड़ी के 3 टुकड़े होते हुए। ऐसे में गाय खूंटे में बंधी भूखी प्यासी हिकर रही वो बड़ी बहुरिया के प्रति वो न्याय कैसे कर सकता है। 20 कोस की यात्रा वो पैदल भूखे प्यासे कब पूरा कर दिया, उसे स्वयं पता नहीं चला। और जब होश आता है तो बड़ी बहुरिया के आगोश में पाता है, आंचल में पाता है, मानो माँ के गोद में कोई नवजात शिशु सो रहा और सोने के बाद जागा हो। और इस तरह से वो बिलबिला पड़ता है, रो पड़ता है और अपनी व्यथा सुनाते हुए कहता है, मुझे माफ़ करना माँ, मैंने आपके द्वारा जो संदेश जो पहुंचाने का संकल्प लिया था वो संकल्प पर खरा नहीं उतर सका, और अब मैं कमाऊंगा, अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। आप मेरी माँ हैं, केवल आप मेरी माँ नहीं, इस पूरे गांव की माँ हैं। अब हमारी जिम्मेवारी है कि मैं आपकी रखवाली, आपकी देखभाल की जिम्मेवारी उठाऊं। तो इस प्रकार से स्वयं बड़ी बहुरिया को भी पश्चाताप होता है। तो इस तरह से कहानी समाप्त होती है। कहानी में जो परीक्षा से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं इस कहानी को लेकर, वो विशेषतः संबदिया का चरित्र चित्रण करें, अर्थात हरगोविंद का चरित्र चित्रण करें, या बड़ी बहुरिया का चरित्र चित्रण करें, या फिर कहानी कला के दृष्टिकोण से संबदिया का मूल्यांकन करें। तो संबदिया अर्थात हरगोविंद का चरित्र विशेष तौर से वो जयप्रकाश नारायण से तुलना की जाए और बड़ी बहुरिया को भारत माता से तुलना की जाए। बड़ी बहुरिया वो भारत माता हैं जो किसी न किसी रूप में एक लाचार की जिंदगी, बेबस बेसहाय की जिंदगी गुजर बसर कर रही हैं। ऐसे में जयप्रकाश नारायण रूपी यह संबदिया कहीं न कहीं भारत माता के लिए स्वर संपूर्ण क्रांति की परिकल्पना करते हुए उनके लिए उपस्थित होता है। तो इस दृष्टिकोण से इस कहानी को देखने की आवश्यकता है नए परिप्रेक्ष्य में।
बड़ी बहुरिया का चरित्र जो भारत माँ का चरित्र होता है, भारतीय नारी का चरित्र होता है, भारतीय ग्रामीण माँओं का चरित्र होता है, जो सहज सुलभ और वात्सल्य पूरित होता है, करुणा दया से आप्लावित होता है, वो चरित्र है, निश्चल चरित्र है। तो इस प्रकार से पूरी कहानी अपने आप में एक नए शिल्प, नए शैली, नई संवेदनाओं को जन्म देता है और कहानी में लोकोक्तियाँ और मुहावरों ने जो ताना बाना बुना है वो इस कहानी को और भी रोचक और चारुता प्रदान करता है। नमस्कार।